Namaskar, dear students, and welcome to 18th June 2021 Current Affairs by PT's IS Academy. आज हम कुछ प्रमुख एडिटोरियल्स और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आपके परिवार भी। हमारे अनुभव का लाभ लीजिए, हमारी पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखें, अपने नोट्स बनाएं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ये करंट अफेयर सीरीज सारे सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए है जो अपना समय बचाना चाहते हैं और अच्छे से नोट्स मेकिंग करना चाहते हैं। तो कृपया ऐसे अपने दोस्तों में जरा स्प्रेड करें, हमारी मदद करें। आपके लिए हमने 4 प्लेलिस्ट रेडी की हैं। ये चारों को बहुत अच्छे से आप पढ़ें, समझें, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमने आपके लिए इसी PDF में लिंक भी दे दिया है। करंट अफेयर्स के सेशन की पूरी एक प्लेलिस्ट अलग है। IS की हमारी नॉलेज लेक्चर सीरीज अलग चल रही है जिसमें मैं इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हमारे फैकल्टी मेंबर PIB का डेली न्यूज एनालिसिस भी देते हैं और करंट अफेयर बूस्टर का जनरल नॉलेज का हमारा एक अलग चलता है। तो ये 4 आप ही के लिए हैं। मेक फुल यूज ऑफ देम। शुरू करें आज का काम। तो आज का हमारा 5वां सेशन हो गया। पहला एनालिसिस है इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। तो हम आज आपके साथ पहला एडिटोरियल लेंगे, दूसरा एडिट लेंगे, तीसरा बड़ा वाला एडिट लेंगे, उसके बाद चौथा एडिट लेंगे और फिर 2 न्यूज आइटम्स लेंगे। आई होप आपको इनमें मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को, जानने को, देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले एडिट से, रिवर्स माइग्रेशन। वैसे तो हमने ये उनके बारे में सुना था, हमारे करोड़ों करोड़ों मजदूर भाई और बहन जो पिछले साल लॉकडाउन लगने पर अपने अपने गांवों की तरफ अचानक से चल पड़े थे। लेकिन ये उनके लिए नहीं है, ये है भारत की राजनीति में रिवर्स माइग्रेशन। भारत की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा पार्टी शिफ्टिंग या पार्टी स्विचिंग और लॉयल्टी शिफ्टिंग देखी जा रही है। इंडियन पॉलिटिक्स हैज सीन अ लॉट ऑफ पार्टी स्विचिंग एंड लॉयल्टी शिफ्टिंग, क्योंकि जो पार्टियां अपना कद बढ़ा रही हैं, जो ज़्यादा इलेक्शंस जीत रही हैं, ज़्यादा MP MLA की सीटें जीत रही हैं, पंचायतें जीत रही हैं, लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। आइडियोलॉजी वगैरह सेकेंडरी हो चुकी है। अब पॉलिटिकल पावर के चलते लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं जो जीतते हैं। समझ में आ गया? और जो श्रिंक हो रही हैं पार्टी, उनको छोड़ के भागने में व्यक्ति ज़्यादा समय नहीं लेता है। टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी ऑफ बीजेपी, तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का जो टैलेंट एक्वायरिंग स्ट्रैटेजी है, यानी जो अच्छे पॉलिटिकल कद के नेता हैं उनको अपने से जोड़ने की जो उनकी रणनीति है, उसमें उन्होंने बाकी सभी पार्टी से लोगों को अपने साथ जोड़ा है। अब असम राज्य के जो हालिया मुख्यमंत्री हुए हैं वो दोनों कांग्रेस पार्टी से ही आए थे। हिमंत B शर्मा तो कांग्रेस में 15 साल तक काम किया। लेकिन यही स्ट्रैटेजी जब पश्चिम बंगाल में ट्राई की गई तो चुनाव में उसके नतीजे अच्छे नहीं आए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से थोक के भाव में लिए हुए नेता जो थे वो उतने परिणाम नहीं दे पाए बीजेपी को, शायद जिसके लिए उन्होंने उनको लिया था। और उसके बाद वो एक एक करके लौटना शुरू कर चुके हैं जब बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। तृणमूल कांग्रेस ने भी यही खेल पहले खेला हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से और वामपंथी दलों से, लेफ्ट फ्रंट और INC से अपनी 2011 की विक्ट्री के बाद बहुत सारे नेता पोच कर लिए थे। पोचिंग है ना, दूसरे से चुरा के ले लेना। तो पॉलिटिकल फ्लक्स इज द ट्रूथ ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल फ्लक्स का मतलब होता है राजनीतिक आवाजाही। बीजेपी की जो पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, यानी बीजेपी अगर अपने ही दम पर एक एक कदम जमा जमा के आगे बढ़ती तो इतना तेजी से वो आज इतनी बड़ी नहीं हो पाती कि 70 से ज़्यादा सीटें जीत पाती। लेकिन फिर वो इतनी एम्बेरेस्ड भी नहीं होती कि भाई हारने के बाद लोग लौट लौट के जा रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने प्लसेस माइनसेस होते हैं, ऐसा हिंदू का एडिटर कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत तेजी से नए क्षेत्रों में ग्रो करना और वहाँ सरकारें बनाने की बीजेपी की जो अदम्य इच्छा है, अब उससे थोड़े से रिवर्स परिणाम आने लग गए हैं। और जो भारत की पॉलिटिकल डिबेट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, क्योंकि एक तरह से सौदेबाजी दिखने लग गई है और इससे तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। केरल और कर्नाटक के नेताओं के साथ भी इनका अनुभव थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एम्बैरेसमेंट चल रहा है, करप्शन के आरोप लग रहे हैं, हवाला का रैकेट केरल में खुल के सामने आया। लर्निंग टू बी मॉडेस्ट इन विक्ट्री एंड ग्रेशियस इन डिफीट इज द की। इसका मतलब अगर आप कोई चुनाव हारते हैं तो आपको काफ़ी ग्रेस के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको सामने वाले को पूरी तरह से कुचल देने की एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होनी चाहिए कि भाई इस बार हम जीतें, हो सकता है अगली बार आप जीत जाएं। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्मिज्म इज वेरी बैड फॉर लॉन्ग टर्म, यानी अत्यधिक रूप से केवल अगले 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की ही सोचना, वो अगले 5 साल के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। तो ये था भारत के राजनीतिक संस्कृति पर एक लेख। अब आ गए हैं आज के दूसरे एनालिसिस पर, फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप। तो अब आज मज़ा आएगा भैया, खेल कूद की बातें होंगी। क्रिकेट हमारा फेवरेट गेम रहा है, तो मैं जो है काफ़ी क्रिकेट खेला बचपन से और मुझे बहुत, आई मीन आई वॉज द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द टीम और
उसके अलावा विकेट कीपर भी था और बहुत मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में और काफ़ी घंटों घंटों छुट्टियों में तो दिन भर ही क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट में रुचि भी बहुत समय तक रही। अब तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ काम के लोड की वजह से, लेकिन जब देखा जब खेला तो बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से खेला। तो टेस्ट क्रिकेट जो है प्यारे दोस्तों 5-5 दिन चलने वाले ये बड़े रिलैक्स तरीके से बीच में एक छुट्टी का दिन वगैरह, ये पहले के समय में तो बिल्कुल ठीक था। जब 1877 में लाइफ इतनी स्लो होती थी तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में जो पहला ये क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था तो लोगों को मज़ा आ गया देखकर, और उसके बाद अगले 100 सालों तक बहुत अच्छा चला। और भारत ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसे धुआंधार खिलाड़ी दिए जैसे कि सुनील गावस्कर, जिन्होंने पूरी नई इबारत रच दी। जब वो वेस्ट इंडीज़ गए 70s में जाके उन्होंने वहाँ 700 से ज़्यादा रन ठोक दिए तो वेस्ट इंडियंस ने तो सुनील गावस्कर पे गाना बना दिया, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज राउंड के बाद सुनील गावस्कर जी के ऊपर कौन सा गाना वहां बना था, बताइएगा प्यारे दोस्तों। तो ये जो टेस्ट क्रिकेट का ढांचा है ये लगातार बदलता जा रहा है समय की मांग के अनुसार। अब पिछले 20 सालों में वनडे इंटरनेशनल जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 2020 का एक नया स्वरूप आ गया, और जिस तरह से चल रहा है मुझे तो लगता है 5-5 का स्वरूप भी किसी भी दिन आता ही होगा, फिर आ जाएगा 2-2 का स्वरूप। गिवन द नीड फॉर स्पीड एंड पॉसिटी ऑफ टाइम, अब लोगों के पास समय ही नहीं रहा। अब ठीक है कोविड पैंडेमिक में तो समय समय दिन भर घर में बैठे रहो, बट दैट वाज गैलोज ह्यूमर। शिफ्टिंग सैंड यानी कि बदलते हुए समय की धाराओं ने टेस्ट क्रिकेट को भी डे एंड नाइट चेंज करने के लिए मजबूर किया ताकि थोड़ा सा ग्लैमर कोशंट आ जाए। प्योरली 5 डेज का जो गेम होता था दिन का, उसमें लोगों को लगता था यार 2 दिन के बाद इतना बोरिंग हो गया कि ना तो स्टेडियम में कोई जाता था और ना घर पे ज़्यादा व्यूअरशिप टीवी पे मिलती थी। एशेस और इंडिया पाकिस्तान सीरीज दे हैव अ गुड ब्रांड इक्विटी। इनका नाम काफ़ी अच्छा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो राइवलरी की वजह से काफ़ी लोग देखते हैं, और एशेस सीरीज का तो ऐतिहासिक महत्व है। तो क्या महत्व है भैया एशेस का बताओ, और ये कौन सी राख की बात हो रही है। बट पब्लिक केप्ट डिमांडिंग मोर रिलेवेंट फॉर्मेट, तो जनता लगातार मांग कि भैया नया नया कुछ लाओ। टेस्ट में कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हुई नहीं, क्योंकि 5-5 दिनों की चैंपियनशिप करोगे तो क्या 50 दिनों तक लड़वाते रहोगे लोगों को, इसलिए ये कभी प्रैक्टिकली नहीं था। ओडीआई में तो फिर भी हो जाता था, और इसीलिए टेस्ट में हमेशा एनुअल रैंकिंग तो एक वार्षिक वर्गीकरण मिला करता था। अनलाइक लिमिटेड ओवरसीज क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप का अपना अलग ही नशा है लिमिटेड का, और उसमें तो किस तरह जनता सड़क पे दौड़ पड़ती है एक बार भारत जीतता है, और देखने लायक जुनून होता है भैया, वो तो पूछो ही मत। आप भी कभी सड़कों पे निकले कि नहीं जोश के साथ? हम तो निकले हैं भैया। नाउ वी हैव द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो अब एक नया इतिहास रचा जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बना दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो मुझे आप बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के बीच में क्या रिश्ता है, दोनों के बीच की लिंकेजेस क्या हैं, ये बताइए। इनॉग्रल फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड बेस्ड ऑन द पॉइंट्स अर्न सिंस 2019, तो 2019 से इन दोनों टीम्स ने जितने पॉइंट्स अर्न किए, उद्घाटन वाला जो मैच होने वाला है इन दोनों के बीच होने वाला है। अब इन दोनों ने काफ़ी समय से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है, और न्यूजीलैंड और इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2000 और 2013 में जीती थी, मतलब नॉन टेस्ट फॉर्मेट में। तो अब टेस्ट फॉर्मेट में दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो भैया चिंगारियां भड़केंगी, पूछो ही मत। इन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सो फार न्यूजीलैंडर्स सामान्यतः हमसे थोड़ा सा ज़्यादा जीत गए हैं। भारत 2019 का वर्ल्ड कप सेमी मैनचेस्टर में हारा था, और 2020 में न्यूजीलैंड ने जो है फिर दे वन द T20s एंड लॉस्ट द ODIs एंड टेस्ट। तो मिक्स्ड बैग रहा है बेसिकली, और ये केवल भारत ही नहीं है विच इज़ बैटिंग अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक। तो अगर आप ये कहेंगे कि इस टेस्ट मैच में क्या होगा, भैया एक तरफ भारत की बैटिंग है, एक तरफ न्यूजीलैंड की बॉलिंग है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप बिल्कुल गलत बोलेंगे, क्योंकि भारत का जो पेस अटैक है, जसप्रीत बुमराह दूसरे और अच्छे स्पिनर्स ने पूरा का पूरा कोहली की स्ट्रेटेजी को बदल के रखा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड बॉलिंग होने वाला है, दोनों टीमें 99% बिल्कुल इक्वल हैं। और रूल्स ये कहते हैं कि अगर इस टेस्ट मैच में ड्रॉ हो गया या टाई हो गया तो ये चैंपियनशिप जो है, जिसको हम सिल्वर्स भी कहते हैं, ये शेयर कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी एक हट के खबर थी, तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं करना चाहिए। अब हम आ गए हमारी रेगुलर खबरों पर, और वो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, अ जुडिशियल पुशबैक टू अ ड्रैकोनियन लीगल रेजीम। तो जुडिशियल पुशबैक का मतलब होता है हमारी न्यायपालिका द्वारा कड़े सवाल पूछे जाने से एक बैलेंस का निर्माण होना। ड्रैकोनियन लीगल रेजीम, ड्रैकोनियन का मतलब होता है अत्यधिक हार्श, लीगल रेजीम यानी कानूनी व्यवस्था। तो कोई कानून ऐसा बन गया कि जो इतना भयंकर कड़ा बन गया कि हमारे संविधान में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताओं का ही हनन होने लग जाए, तो फिर तो केवल जुडिशरी ही बचती है हमें बचाने के लिए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के साथ कुछ ऐसा ही किया। तो यूएपीए और बेल डिबेट पर ये एक बहुत रीजनड लेख गौतम भाटिया ने लिखा है, आप इसको पढ़िएगा जरूर, हिंदू का अपना एडिशन खुद खरीद के पढ़ा करें।
3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट आप जानते ही हैं, देवांगना, नाताशा और आसिफ इकबाल तन्हा को 1 साल तक जेल में रखा गया और उनका कोई ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। तो आप लोगों को अगर जेल में रखते हैं और उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हो, तो वो तो बहुत क्लियर है कि उनकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रताओं का हनन तो हो ही रहा है। और इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था कि भाई तुमने जो 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, ये सब तुम ही मास्टरमाइंड थे, गुरु पर्दे के पीछे से तुम ही ने ये सारी हत्याएं करवाई हैं, तो चलो जेल। और तुम तो टेररिस्ट हो भारत के, तो तुम्हारे ऊपर हम यूएपीए लगाएंगे। जून 2021 में ये मामला हाईकोर्ट तक आ गया और वहां पर उनको बेल दे दी गई। जो जजमेंट आया है उसमें दरअसल बहुत क्रूशल बातें लिखी गई हैं। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जो एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर भारत में बन गया है कि मतलब सत्ता का फ्लो एक तरफ से चल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और पुलिस ने केस डायरी में बना ली और यूएपीए की धाराएं लगा दी, तो अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो एक फीलिंग आ गई थी पिछले कुछ सालों में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको पूरी तरह से पलट के रख दिया। यूएपीए इसलिए बना ताकि भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगे, और फिर टाडा और पोटा के खत्म होने के बाद आतंक के लिए एक ही कानून बचा, यूएपीए। तो मुझे एक बार आप बताइएगा, टाडा और पोटा का फुल फॉर्म क्या है? ये दोनों भारत के आतंकवाद कानून हुआ करते थे एक समय में, और इनका इतना भयंकर मिसयूज हुआ कि इन दोनों को एक एक करके संसद ने फिर इनका निरसन कर दिया था, देवर रिपील्ड। तो क्यों किया था वो भी बताइए और इनके फुल फॉर्म्स भी बताइए। तो यूएपीए आतंक को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन आज ऐसा गौतम भाटिया कहते हैं, भारत के जो सबसे अधिक गलत ढंग से यूज होने वाले कानून है उसमें यूएपीए का नंबर सबसे ऊपर आएगा, और उसके पीछे जो विलेन है वो केवल एक धारा है, धारा 43D5। तो ये जो धारा 43(D)(5) है, ये बेसिकली ये कहता है कि बेल तो दी ही नहीं जा सकती यदि जो ट्रायल कोर्ट है उसको पुलिस की केस डायरी देखकर लगता है कि नहीं नहीं यार, पुलिस सही बोल रही है और ये तो बड़े खतरनाक आतंकवादी हैं, तो बिना एविडेंस का एग्जामिनेशन हुए, बिना डिफेंस को अपने बचाव में एविडेंस और प्रोसिक्यूशन को क्रॉस क्वेश्चन किए बेल कैन बी डिनाइड। तो आप तो किसी को भी टेररिस्ट बता के सालों तक जेल में डाल सकते हो, और वही तो हो रहा है ना इनके साथ। भारत का जो पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या है, ये हमने ब्रिटेन के कॉमन लॉ सिस्टम से कॉपी किया पूरा का पूरा। 1862 में जो आईपीसी आया था वो ब्रिटेन लाया था, और पूरा का पूरा भारत की आधुनिक कानून व्यवस्था जो है, उसके पहले तो भारत के सारे राजे रजवाड़े थे 550, सबका अपना अपना कानून चलता था, राजा जी ने जो बोल दिया वो फाइनल हो जाता था। कोई ऐसी फॉर्मल लॉ व्यवस्था बहुत कम राज्यों में रही होगी। अंग्रेज एक फॉर्मल कानून लाए जिसको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम, और वो एडवर्जेरियल सिस्टम होता है। अब ये एडवर्जेरियल सिस्टम क्या होता है भैया? बहुत सीधी सी बात है, यहां पर जो डिफेंस होता है बचाव पक्ष, और जो प्रोसिक्यूशन होता है अभियोजन पक्ष, ये कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं सच हूं और सामने वाला झूठ है, और कोर्ट में जज के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अब जज तय करेगा। तो जब ये होता है तो दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, एक एक एविडेंस को ठोक पीट के देखा जाता है, सैकड़ों विटनेसेस आ सकते हैं। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। अब हमारी जुडिशरी पर 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस का बोझ है आज की तारीख में। तो अगर किसी को यूएपीए में जेल में डाला, और उस केस में जैसे दिल्ली के ये राइट केस में 750 से ज़्यादा विटनेसेस हैं, जितने भी गवाह हैं, तो इसका मतलब कि वो एक तो कोर्ट में केस आते आते 2, 3, 4 साल लगेंगे, और उसके बाद कम से कम 10 साल लगना है। तो क्या तब तक आप बेल नहीं देंगे? ऐसा कईयों के साथ हुआ है, 10-10, 15-15 साल जो लोग जेल में हैं और उसके बाद निर्दोष बोल के उनको बाहर छोड़ दिया गया है, और उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं। तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई सिस्टम में। अब बात समझ रहे हो ना? तो किसी को भी अगर थोड़ा सा भी एक कॉमन सेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का सम्मान है, तो वो ही विल बी हॉरिफाइड एट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बेसिकली दिस इज व्हाट भाटिया इज ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल। तो इनका कहना यह है कि ये कई सालों तक चलेगा, और इसीलिए बेल दिया जाना बहुत क्रूशल है, नहीं तो लोग सड़ जाएंगे जेल में और जेल में ही मर जाएंगे एक दिन। ओनली सेफ गार्ड इज हैंस बेल। मतलब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक की, इनफैक्ट 32 तक की लिबर्टीज की बात की है, अगर जमानत नहीं हो पाई तो लोग फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाएंगे। और कोर्ट्स जमानत देने के पहले ये देखते हैं कि भाई क्या ये भाग जाएगा, फ्लाइट रिस्क तो नहीं, अगला विजय माल्या तो नहीं बन जाएगा, या ये इतना पावरफुल आदमी के सारे सबूत नष्ट कर देगा। अब ये तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये क्या सबूत नष्ट करने जाने वाले, सामने तो पूरा का पूरा स्टेट ही खड़ा है। बट इन यूएपीएस सेक्शन ये नॉर्मल होता है जब कोर्ट ये देखता है। लेकिन यूएपीए में क्या होता है, ये जो धारा 43D5 है ये बोलता है कि एविडेंस एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट को बोलते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन ने बोला
आप केवल उतना देखिए, और प्रोसिक्यूशन को चेक करने का डिफेंस को मौका भी नहीं दिया जाता। तो जज को तो सिर्फ ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन क्या बोल रहा है, तो प्रोसिक्यूशन तो वही बोलेगा जो प्रोसिक्यूशन बोलेगा। इसीलिए पुलिस किसी को भी उठा के अंदर बंद कर सकती है, केस डायरी बना सकती है और वर्षों तक बिना चैलेंज के अंदर सड़ा सकती है। तो इसको तो कानून का राज नहीं कह सकते ना, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। जून 2021 का दिल्ली का जो जजमेंट आया प्यारे साथियों हाईकोर्ट का, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी ने इस बात को बोल दिया कि ये जो धारा 43D5 है, ये तो क्रिमिनल जस्टिस का ही हनन हो गया भारत में। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और क्या पता सुप्रीम कोर्ट हो सकता है सही ठहरा दे पुलिस को, बिल्कुल पॉसिबल है। और यह हो सकता है हाई कोर्ट को सही ठहरा के उनको आगे बेल कंटिन्यू कर दे, या ये भी हो सकता है इस धारा के निरसन कर दे। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है। इट क्लियर्स, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि बर्डन ऑफ प्रूविंग गिल्ट इज ऑन प्रोसिक्यूशन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ बोल दिया, आपको साबित करना पड़ेगा। और क्रिमिनल ऑफेंसेस को आप इतना ब्रॉड ब्रशिंग नहीं कर सकते। यूएपी आप केवल आतंक पे लगाइए, जहां बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है, AK-47 चल रही है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं इंटरप्रिटेशन के लिए, और जहां लोगों को बोला जा रहा है कि भाई बंदूक, गोले, बम ये सब उठा के स्टेट को ही पलट दो, वो आतंक है। क्राइम और डिसेंट थोड़ी आतंक है। तो अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ किसी ने पूरा का पूरा मोर्चा निकाला, चक्का जाम किया, तो वो आप चार्जशीट में बताइए, उसके अंदर आप फैक्ट्स बताइए। ये मत बोलिए कि ये आतंकवादी, क्योंकि वो तो हम जज करेंगे। प्रोटेस्ट एंड चक्का जाम आतंकवाद नहीं होते, लेकिन संविधान में मेकिंग एन असेंबली का तो अधिकार दिया हुआ है, तो आप उसको ये मत बोलिए कि ये आतंकवादी है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया, ये गौतम भाटिया हमें बताते हैं। दिस जजमेंट प्रूव्स हाउ स्क्रैपिंग द UAPA एंड अपराइट दैट विदाउट स्क्रैपिंग द UAPA। तो भाई एक नॉर्मल आदमी क्या सोच सकता है कि फिर तो UAPA कानून इतना गंदा है तो इस कानून को ही बंद कर दो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि बिना उस कानून को बंद किए भी एक अच्छी जुडिशरी सिविल राइट्स और आतंकवाद को कुचलने के बीच की जो रेखा है उसको मेंटेन करके रख सकती है। और अगर ऐसा होगा तो रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी पर एक चेक का काम करेगी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है उद्दंडता, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब इसकी समरी कमेंट थ्रेड में निकालिए, इनकी भी समरीज जो है कमेंट थ्रेड में निकालिए, और अपनी तरफ से आप पूरा सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और अलग अलग चीजें आपने क्या सीखी बोलते चलिए। हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में एनरोल जरूर कीजिएगा, अद्भुत कोर्सेज हैं, आपको बहुत लाभ होगा। लिंक्स यहाँ पे दी हुई हैं, ट्राई कीजिए एक महीने के लिए, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे हमारा साथ, ये हमारा वादा है। आज का चौथा एडिट, अ प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर। तो ये क्या कहते हैं कि भाई भारत का जितना भी स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें नई नई तकनीकों का समय आ गया है। कोविड-19 ने हमारी मेडिकल कम्युनिटी के लोगों को जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे उनमें से कईयों को मार डाला, नर्सेस, अटेंडेंट, डॉक्टर। तो अब नई प्रौद्योगिकियां और नई एप्लीकेशन जो है फोकस में आ गई हैं, और ऐसी ऐसी प्रौद्योगिकियां आ गई हैं जैसे कि रोबोट हो गए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, जिससे हमारे ये डॉक्टर सुरक्षित रह सकते हैं। चाइना में तो रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया कोविड के दौरान, अदरवाइज भी, और 5G डिवाइसेस दरवाजे पे लगा दी हॉस्पिटल के, जो डायरेक्टली आपका फीवर चेक करके वहीं पे रोक देती है आपको। पेशेंट्स को स्मार्ट रिंग्स दी जा रही हैं, हालांकि दिस साउंड्स वेरी डिस्टोपियन आउटराइट, कि पेशेंट्स को पूरा जैसे GPS टैगिंग का भी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है ना, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं भारत में, अलग अलग जो डिस्टोपियन जितने भी भारत में सफाई कर्मचारी हैं, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज उनको GPS की रिंग्स पहनने को दे रही हैं। तो ये तो इंडिविजुअल डिग्निटी और राइट टू प्रिवेसी का बहुत भयंकर हनन हो रहा है। एनीवे, पेशेंट्स को स्मार्ट रिंग्स पहनाई जा सकती हैं जिससे ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली मेजर हो सकता है। भारत में ह्यूमनाइड रोबोट भी एक हॉस्पिटल ने ट्राई किया था। बेसिक आइडिया ये है कि ये जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है ना, इनकी लिथैलिटी को कम करो, मतलब इससे जितने लोग मर जाते हैं वो नंबर को कम कर दो। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, ब्लॉकचेन यानी वही जो बिटकॉइन, कल रात को मैंने एक सेशन लिया था बिटकॉइन का, वो आप जरूर देखिएगा, वो आपको इसके अंदर लिंक मिलेगी ना CA बूस्टर की, वहां जाके वो सेशन देख लेना, 15 मिनट में बहुत बढ़िया समझाया, देखिएगा एक बार। क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, डेटा एनालिसिस आ रहा है, 5G, ब्लॉकचेन आ रहा है। भारत के पूरे हेल्थ सिस्टम को इस हिसाब से धीरे धीरे बदलना चाहिए। अब ब्लॉकचेन जो होंगे उसमें दोनों ऑथर काफ़ी एक्साइटेड है। वो कहते हैं पेशेंट्स का सारा डेटा हम उसमें इंडेक्स कर सकते हैं जो कभी चेंज भी नहीं होगा, और डेटा नियमित बेसिस पे अपडेट हो सकता है। फिर एक बहुत अच्छा टर्म बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, IOMT। आपने अभी तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा, ये बोलते हैं इसका नेक्स्ट लेवल है इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। तो उसमें क्या होगा, मेडिकल डिवाइसेस होंगी, सॉफ्टवेयर ऐप्स होंगे, हेल्थ सर्विसेज होंगे, उनको जोड़ा जाएगा। फिर वो कहते हैं कि WHO एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात ला रहा है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और सोशल इक्वलाइजर होगा, लेकिन वो करने के लिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम्स का इंटीग्रेशन हो। भारत के सिस्टम्स नॉन इंटीग्रेटेड है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है, डिस्कनेक्टेड है। तो ऐसे में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर पाना बहुत कठिन होगा। तो भारत का काम होना चाहिए
डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी बनाएं। वो तो सरकार ने बना ही ली है पूरा नेशनल हेल्थ मिशन, और उस सब में नेशनल हेल्थ कार्ड, डिजिटल कार्ड, ये सब इशू होना शुरू हो ही गया है। नेशनल मेडिकल प्लान के लोकल कंपोनेंट्स होना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग बीमारियों को रोकने में, जैसे इबोला वायरस को रोकने में वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ में अफ्रीका ने मदद की, इंडोनेशिया के पोल्ट्री फार्मर्स ने बर्ड फ्लू को रोकने में मदद की, उसी तरह भारत के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को स्थानीय नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भारत के लिए अब समय आ गया है अपने पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो साइलोज बने अलग अलग टुकड़े उनको जोड़ना, डेटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी। इससे हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स की जान जाने से बच सकती है, गरीब से गरीब आदमी तक हेल्थ केयर पहुंच सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी साइड है। अब इसकी जो प्रैक्टिकल साइड आएगी जमीन पे वो बहुत अलग होगी, लेकिन एटलीस्ट टेक्नोलॉजी तो है। मजा आया आपको? प्यारे दोस्तों, 2 न्यूज आइटम मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। पहला है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन। तो एक नई रिपोर्ट आई है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो भारत में 2019 में 20-21 का डेटा तो आया नहीं है, और उसमें तो बहुत खराब आएगा, क्योंकि अब कहाँ कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। कोविड में तो बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS है, ये बोलता है कि 2019 तक भारत में मृत्यु और जन्म का पंजीयन जो है वो अच्छे से होने लग गया। और ओवरऑल भारत के लिए प्यारे दोस्तों 14 राज्यों में ये बताते हैं 2019 में 100% बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो गया, और 19 राज्यों में 100% डेथ का रजिस्ट्रेशन हो गया। और 2019 में पूरे भारत में जहां तक बर्थ है 92.7 रजिस्टर हुए, मौतें 92%। फिर उन्होंने एक एक करके सेक्स रेशियो एट बर्थ का पूरा डेटा दिया, किन किन राज्यों में इन्फेंट डेथ कितनी मेजर हो रही है वो बताया। सेक्स रेशियो एट बर्थ 1024 और 1001 है अरुणाचल और नागालैंड में, इतनी लड़कियां प्रति 1000 लड़के। और 901 और 905 है गुजरात और मध्य प्रदेश में, इतनी लड़कियां प्रति 1000 लड़के। प्रकृति में हर 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं। ये नेचुरल रेशियो होता है। इस पे आप जज कर लीजिए सही क्या और गलत क्या। और ऐसा अलग अलग राज्यों का पूरा हिसाब किताब यहां पर उन्होंने दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है, इसको देखिएगा, समझिएगा। टेक्निकल है, रिपोर्ट का नाम और बाकी कुछ टॉप और एक्सट्रीम स्टेट्स कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। और आज की आखिरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, और ये भारत का ही अगला पार्ट हो रहा है। श्रीलंका में जबरदस्त थर्ड वेव चल रहा है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और कोलंबो में अभी बहुत बड़ी एक लहर आई, फिर पता चला कि वहां पर डेल्टा वेरिएंट B1672 पहुंच चुका है, जबकि अभी वो वहां पर ऑलरेडी अल्फा वेरिएंट से लड़ रहे थे। तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में श्रीलंका के जितने भी डिजीज एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हम श्रीलंका में पा रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट हाईली ट्रांसमिटेबल है, डिजीज बहुत गंभीर वाली लाता है, और सिंगल डोज ही वैक्सीन के लगे हों तो फिर ये बच के निकल जाता है। अब डबल डोज इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं कि श्रीलंका कोविशील्ड, साइनोफार्म, स्पुतनिक की वैक्सीन यूज कर रहा है, लेकिन भारत से आने वाली कोविशील्ड के पहले डोज तो लग गए, फिर भारत में सेकेंड वेव आ गई तो सारे एक्सपोर्ट बंद। तो वहां लाखों लोग खड़े के खड़े रह गए और सेकेंड डोज भारत से आ ही नहीं रहा है। वहां की सामाजिक परिस्थितियों में दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों की हालात बहुत भयंकर बिगड़ गई है श्रीलंका में। और ग्रामीण घरों में औरतें भूखी सो रही हैं, क्योंकि सारे लोग घर पे हैं, तो सबको खाना खिलाने के बाद घर में खाना ही नहीं बच रहा है। साथियों, कोविड ने जो कॉस्ट एक्सट्रैक्ट की है, जो प्राइस एक्सट्रैक्ट की है, द प्राइस दैट पीपल हैव पेड फॉर कोविड डेवलपिंग नेशंस में, आने वाले 2-3 सालों में मैं आपको बता रहा हूं इसकी असली कीमत जो वसूली है कोविड ने वो सामने आएगी, और ये बहुत भयानक होगी। तो ये थी आज की हमारी 6 खबरें। हमारे क्रैकर कॉम्बो कोर्सेस आ रहे हैं 6 जुलाई और 8 जुलाई से, ज़रूर एनरोल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम कल फिर भेंट करेंगे। अपने साथियों को भी चैनल के साथ जोड़ें, सेशन को लाइक और शेयर करें और अपनी राय रखते चलें। नमस्कार, जय हिंद।